तो रूलिंग प्लैनेट समझ रहे थे हम। रूलिंग प्लैनेट की मदद से हमने ये देखा था कि हम भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके समय का कैसे पता लगाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको रूलिंग प्लैनेट की मदद से जो है वो जन्म समय शुद्धिकरण, जन्म लगन का शुद्धिकरण या फिर जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है वो किस तरह से किया जाता है वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे पास में कोई भी एक हॉरोस्कोप आता है। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। हॉरोस्कोप कैसे आता है कि हमारे पास में हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, अपने सगे संबंधियों की कुंडली ली है और हमें पता करना है कि शादी कब होगी, तो हम वो डिटेल्स डालते हैं सॉफ्टवेयर में या फिर मोबाइल ऐप में और जो कुंडली आती है हम वहाँ पर देखने लगते हैं कि जो हमारा 7th कस्पल सब लॉर्ड है वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू जो है वो 2, 7, 11 जैसे भाव बता रहा है या नहीं। यदि 2 बता रहा है या 7 या 11 या 1 से अधिक बता रहा है तो हम बोल देते हैं कि हाँ मैरिज का प्रॉमिस तो है। फिर इसके बाद में हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखने लगते हैं, है ना। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा जो है वो सही हम इसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सही तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी कुंडली पर अभ्यास कर रहे हैं उस समय, जिस समय आप अभ्यास कर रहे हैं उस समय आप क्या करेंगे, वहाँ पर LSRD निकालेंगे उसी समय के। और जैसे अगर आप 7th कस्पल सब लॉर्ड देख रहे हैं तो 7th कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए यदि मेरा जो है वो शुक्र है। ठीक है, अब शुक्र जो है यदि मेरा रूलिंग प्लैनेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये जो हॉरोस्कोप है ये करेक्ट है, आप इस हॉरोस्कोप का जो नाम है उसमें टिक करके जिस भी तरह से आप रखना चाहते हैं आप रख दीजिए कि हाँ इस हॉरोस्कोप का जो बर्थ टाइम है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मतलब आप जो रूलिंग प्लैनेट देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मेरा सूर्य आता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब सूर्य जो है मेरा वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो सूर्य के इमीडिएटली पहले वाला जो मेरा नक्षत्र है और सूर्य के जो मेरा इमीडिएटली बाद वाला जो मेरा नक्षत्र है, ठीक है, शुक्र, सूर्य और फिर चंद्रमा, इनमें से कोई एक ना एक जो है मेरा वो रूलिंग प्लैनेट में होगा ही। तो देखिए यहाँ पर शुक्र मौजूद है, मतलब आप 7th कस्पल सब लॉर्ड को जो है आप शुक्र की जगह, मतलब यहाँ पर मैंने शुक्र लिखा, ये आपका सूर्य, ठीक है, 7th कस्पल सब लॉर्ड जो है आपका ये सूर्य है, तो सूर्य की जगह आप क्या करेंगे उसे शुक्र पर फिक्स कर देंगे। ये आप किसे फिक्स करेंगे, सब लॉर्ड को, और इसके बाद में फिर आपको सब लॉर्ड को भी फिक्स करना पड़ेगा, तब जो है आपका बर्थ टाइम जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको हर एक चार्ट पे अप्लाई करना होगा। यदि मान लीजिए जो आपका कस्पल सब लॉर्ड है, 7th कस्पल सब लॉर्ड, वो रूलिंग प्लैनेट में भी नहीं है और उसके इमीडिएटली पहले और इमीडिएटली बाद वाला भी जो प्लैनेट है, मतलब उपनक्षत्र के हिसाब से, वो भी यदि वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर इसके लिए अदर टेक्निक लगाई जाती है। ठीक है, वो टेक्निक के बारे में भी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति जो है हमारे पास में आए हैं और उन्हें खुद ही डाउट है, उन्होंने जो समय दिया है वो बोल रहे हैं कि यार मेरा जो टाइम है वो लगभग 5 से 10 मिनट जो है आगे या पीछे हो सकता है, या फिर लगभग 10 मिनट तक का तो मार्जिन लेके चलो। तो हमने क्या किया, उसी समय जब व्यक्ति हमारे पास में आए थे और हम बैठे हुए थे उस समय के हमने LSRD जो है रूलिंग प्लैनेट हमने वहाँ पर निकाले। तो L जो है मेरा ये मंगल है और राहु जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, S जो है मेरा वो राहु है, R जो है मेरा वो बुध है और D जो है मेरा वो शुक्रवार के कारण शुक्र है और केतु जो है मेरा वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जन्म समय व्यक्ति ने जो हमें समय बताया उस समय जो है वो कन्या राशि में, या हम बोलेंगे कन्या लगन पे 27 डिग्री 49 मिनट पर है, मतलब कि यहाँ पर राशि जो है वो बुध की है, स्टार लॉर्ड जो है मेरा वो मंगल है और सब लॉर्ड जो है मेरा वो गुरु है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अच्छे से ज़रा देखते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए यहाँ पर जो मेरा सब लॉर्ड है जन्म लगन का गुरु, वो मेरे रूलिंग प्लैनेट में मौजूद तो नहीं है। इसका मतलब ये तो है कि हाँ बॉस जो टाइम है अपना वो गड़बड़ है। अब अपन को 5-10 मिनट ये रेंज मानकर जो है हमें इसे फिक्स करना है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यदि वो 5-10 मिनट वाला है तो हम सब लॉर्ड को फिक्स करेंगे। यदि जो है मेरा वो
20-25 मिनट 30 मिनट वाला अंतर है तो फिर जो है हम स्टार लॉर्ड को लेंगे। यदि 2 घंटे 3 घंटे वाला अंतर है, समझिएगा बस, तो फिर हम जो है वो राशि लॉर्ड को लेके जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए मंगल में जुपिटर है, तो पहले तो हम लिखते हैं कि मंगल में जो मेरे उपनक्षत्र होंगे वो कौन कौन से होंगे। वो मेरा होगा मंगल का, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा राहु का, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा गुरु का, फिर होगा मेरा शनि का, फिर जो है मेरा वो होगा बुध का, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा केतु का, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा शुक्र का। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा सूर्य का, फिर इसके बाद में जो है मेरा वो होगा चंद्रमा का। इस तरह से जो है ये मेरे ये रूलिंग प्लैनेट होंगे। और अभी जो है मुझे रूलिंग प्लैनेट मतलब जो मेरे नक्षत्र हैं वो होंगे। और अभी जो मुझे उपनक्षत्र मिल रहा है वो मुझे जुपिटर मिल रहा है यहाँ पर। मंगल के हिसाब से अगर हम देखें तो मंगल के नक्षत्र के जब हम उपनक्षत्र निकालेंगे तो सबसे पहले मंगल का उपनक्षत्र आएगा, फिर राहु का आएगा, फिर गुरु का आएगा, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्रमा का। ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जुपिटर का है और जुपिटर मेरा रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, जुपिटर रूलिंग प्लैनेट में नहीं है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, वो हमें समझना है कि जैसे ही हम ये शनि के नक्षत्र को छोड़ देंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम ये शनि के नक्षत्र को जो है वो छोड़ देंगे तो यहाँ पर कन्या के बाद में जो है मेरा यहाँ पर मेरा जो कन्या लगन चल रहा था उसकी जगह पर जो है मेरा ये तुला लगन जो है ये शुरू हो जाएगा। कन्या लगन जो है, कन्या लगन को जो शासित करता है जो मेरा ग्रह वो बुध है, और तुला लगन को जो मेरा शासित करता है ग्रह वो जो है तुला राशि को वो जो मेरा है शुक्र है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ अभी हमारे पास में हैं। अब व्यक्ति आए हैं हमारे पास में, वो बता रहे हैं कि उनका जो समय है, जन्म समय, उसमें 5 से 10 मिनट का फ़र्क है। ठीक है, हम सब लॉर्ड को सबसे पहले फिक्स करेंगे। तो सब लॉर्ड में हम देखते हैं जुपिटर है, जुपिटर के बाद में क्या है, सैटर्न है। बहुत अच्छे से समझिएगा। शनि जो है मेरा वो उपनक्षत्र में, मतलब शनि जो है मेरा वो LSRD में, मतलब कि जो रूलिंग प्लैनेट है उसमें नहीं है, तो सैटर्न को तो हम नहीं ले सकते। शनि के बाद में जब हम बुध में जाएंगे तो बुध मेरा रूलिंग प्लैनेट में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है मेरा वो लग्न बदल जा रहा है। बुध तो मिल जाएगा मेरे को, लेकिन यहाँ पे मेरा लग्न चेंज हो जाएगा। अब व्यक्ति का लग्न कौन सा है, क्या वो बुध लग्न है या फिर शुक्र वाला लग्न है, मतलब कन्या लग्न है या फिर तुला लग्न है। तो हम इनके स्वामी को देखेंगे। कन्या का जो स्वामी है वो बुध है और तुला का जो स्वामी है वो मेरा शुक्र है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो बुध की जो प्रायोरिटी है वो शुक्र से ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे चूज़ करना पड़ा तो मैं बुध को चूज़ करूँगा, मतलब बुध वाला जी ही है जो मेरा वो करेक्ट है। मतलब कि मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं इनकी तरफ जो है नहीं जाऊँगा। अब क्या समझ में आता है मुझे कि जुपिटर से आगे सैटर्न में तो मिलना नहीं हो, सैटर्न से जब हम आगे जा रहे हैं तो लग्न चेंज हो जा रहा है और ये वाला लग्न भी हमको नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप रूलिंग प्लैनेट में देखेंगे तो यहाँ पर सैटर्न भी मौजूद नहीं है। मतलब डिले वाला फैक्टर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मुझे पहले की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से अब हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो अब जुपिटर से मैं पहले की तरफ जाता हूँ तो मंगल और राहु दोनों ही जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पहले दर्जे के जो हमें जो रूलिंग प्लैनेट मिल रहे हैं, मंगल भी मिल रहा है और राहु भी मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और पहले तो अभी हम नहीं जाएंगे। अगर हम मंगल के मान लो पहले जाते हैं तो फिर मुझे जो है चंद्रमा का नक्षत्र मिलेगा। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर है नहीं तो इसलिए हम मंगल के ही जो है नक्षत्र इसमें हम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मुझे मंगल और राहु में से किसको लेना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, कृष्णमूर्ति पद्धति का ये नियम है। तो हम राहु को लेके चलेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो है मेरा ये मंगल का ही मेरा जो है वो नक्षत्र होगा। और
ठीक है, मंगल। और इसके बाद में जो ये मेरा उप नक्षत्र है ये किसका होगा, ये राहु का होगा। तो यहाँ से मैंने मंगल और राहु इनको जो है मैंने ले लिया। ठीक है, मंगल और राहु को जो है मैंने यहाँ से ले लिया है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, जो मेरा सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड, इसे मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। अब सब लॉर्ड के लिए देखिए, बुध का मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ, चयन कर चुका हूँ। कब, जबकि मैं ये चेक कर रहा था कि लगन मुझे कौन सा लेना है। जब हम आगे जा रहे थे तो लग्न चेंज हो रहा था ना, तो बुध को भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये तीनों को मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। अब बचे शुक्र और केतु। अब शुक्र और केतु में से मुझे किसे लेना है, यहाँ पर सब लॉर्ड को फिक्स करने के लिए मैं शुक्र को भी ले सकता हूँ, मैं केतु को भी ले सकता हूँ। फिर से हम अपने एक बार नियम को जो है रिकॉल करते हैं कि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स। तो यहाँ पर जो है मैं नोड मतलब कि केतु को लूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं केतु को जो है फिक्स कर दूँगा। तो व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म का जो लग्न है वो क्या है, बुध है, मंगल के नक्षत्र में, और फिर राहु के उप नक्षत्र में, और केतु के उप नक्षत्र में हुआ है। अब राहु तो मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ पर मैंने केतु भी फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये जो मेरे केतु के सब लॉर्ड का जो मेरा स्पान है, इसकी स्टार्टिंग पे मेरा जन्म हुआ है या फिर इसकी एंडिंग पे मेरा जन्म हुआ है। मान लीजिए ये मेरा सर्टेन डिग्री, सर्टेन मिनट और सर्टेन सेकंड का जो है मेरा ये केतु का नक्षत्र, डिग्री तो नहीं आएगी, मिनट सेकंड ही होंगे। तो उसके स्टार्टिंग पे मेरा हुआ है जन्म या फिर एंडिंग पे हुआ है, ये चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट है हम वो ले लेते हैं कि केतु के नक्षत्र, मान लो समझने के लिए अपन देखते हैं, मान लीजिए कि अगर केतु का जो मेरा उप नक्षत्र है, उप नक्षत्र जो है केतु का, मान लीजिए अगर वो मेरा 42 का है, तो वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे 40 में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसकी जो मिड वैल्यू है 20, वो मैं फिक्स करके चलूँगा। तो व्यक्ति का जो जन्म है वो बुध की राशि में, मतलब बुध वाले लग्न में, कन्या लग्न में, मंगल के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में, और केतु का उप नक्षत्र जब अपना 20% टाइम पीरियड ट्रैवल कर चुका था, उस समय पर जो है व्यक्ति का जन्म जो है वो हुआ है। इस तरह से हम कृष्णमूर्ति पद्धति की मदद से क्या करते हैं, 5 से 10 मिनट के जो जन्म समय में जो व्यक्ति बोलता है कि गड़बड़ी है, तो हम इस टेक्निक का यूज़ करके शासक ग्रहों की मदद से जो है जन्म समय का शुद्धिकरण करते हैं। ये शुद्धिकरण करने के बाद में जो आपको प्रोमिसेस के बारे में पता है, आप उन प्रोमिसेस के हिसाब से मान लीजिए 4th कस्पल सब लॉर्ड या फिर 6th कस्पल सब लॉर्ड, इनकी मदद से जो है व्यक्ति से कोई प्रश्न करके पूछ लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप नियरली जो है 100% मान सकते हैं कि जब आपने इस अप्रोच का यूज़ करके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया है, तो उसके बाद में BTR के बाद में आप इवेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे व्यक्ति उन पर हाँ ही बोलेगा। ठीक है, तो आपको रूलिंग प्लैनेट का प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। किसी ग्रह के नक्षत्र में, किसी ग्रह की राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उस नक्षत्र में कौन कौन से उपनक्षत्र होते हैं, उपनक्षत्रों की गणना में कब राशि चेंज हो जाती है, ये सारी चीज़ें, ये जो मूलभूत जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की मदद से BTR हो जाता है, लेकिन आपको ये मैथमेटिकली करके जो है रूलिंग प्लैनेट की मदद से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको ये वाली अप्रोच में क्या करेक्शंस आपको करने हैं वो मैंने बता दिए। इसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि अब जब आपके पास में कोई भी चार्ट आएगा तो आप पहले मानेंगे कि चलिए मुझे इस व्यक्ति के जो है संतान प्राप्ति से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना है, तो मैं 5th कस्पल सब लॉर्ड चेक करूँगा। 5th कस्पल सब लॉर्ड का जो है मेरा रूलिंग प्लैनेट में होना जरूरी है। वो रूलिंग प्लैनेट में है मतलब टाइम जो है वो सही है, आपने कैलकुलेशंस करके बता दिए। फिर आपने उसके बाद में 7th कस्पल सब लॉर्ड देखा, अब 7th कस्पल सब लॉर्ड रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो अब आपको BTR करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने 5th कस्पल सब लॉर्ड चेक किए थे और 5th कस्पल सब लॉर्ड आपको रूलिंग प्लैनेट में मिल गया था, तभी ये चीज़ इंडिकेट हो गई थी कि चार्ट जो है वो करेक्ट है। ऐसा नहीं होगा
कि आप जितने बार बैठेंगे उस चार्ट को लेके तब हर बार आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप हॉरोस्कोप में कोई भी एक मार्क करके या फिर उस व्यक्ति के नाम के आगे आप जो है वो BTR करेक्टेड करके या कुछ भी ऐसा लिख लीजिए, टाइम करेक्टेड करके लिख लीजिए कि ये जो व्यक्ति का जो हॉरोस्कोप है ये इसमें BTR की आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसे चेक कर चुके थे, ठीक है। इसलिए जब भी आप KP एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कुंडली को लेके बैठते हैं तो एकदम शांत मन से, शांत चित्त से बैठिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये रूलिंग प्लैनेट निकाल कर, रूलिंग प्लैनेट में राहु केतु निकालना है या नहीं, लेने हैं या नहीं, कौन कौन से ग्रह वक्री हैं, वक्री ग्रहों के नक्षत्र में हैं, वक्री ग्रहों के उप नक्षत्र में हैं, वो चीज़ें आपको पता लगानी होंगी। फिर उसके हिसाब से आपको रूलिंग प्लैनेट में से प्लैनेट्स को हटाना पड़ेगा। हो सकता है जो एक्स्ट्रा रूलिंग प्लैनेट होते हैं एडिशनल, वो आपको कभी यूज़ करने पड़ जाएँ, है ना। इस तरह से आपको सारी चीज़ें करके फिर टाइम जब वेरीफाई होता है तब फिर आपको उस हॉरोस्कोप पे आगे जो है वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको पता करने के लिए आगे प्रोसेसिंग करनी है ना। अदरवाइज़ आपको इस मेथड का यूज़ करके जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक व्यक्ति खुद से नहीं बोल रहा है ना, यदि व्यक्ति खुद से बोल रहा है, समझिएगा कि उसके जन्म समय में गड़बड़ है, तब तो आप क्या करेंगे, तब आप उसका जो जन्म समय में जो लग्न आ रहा है उसके सबलॉट के हिसाब से आप जो है शुद्धि करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। नहीं तो जो आप कस्पल सबलॉट खुद से ले रहे हैं, यदि वो कस्पल सबलॉट नहीं है तो फिर आप उसके इमीडिएटली पहले या आगे वाले को लेके फिर आप BTR करेंगे, ठीक है। तो ये BTR इस तरह से किया जाता है, ठीक। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि 30 नवंबर तक जो है हमारा एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें आपको एक वर्ग कुंडलियों से संबंधित बहुत अच्छी पुस्तक जो है आपको गिव अवे में दी जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको हमारा ये जो आपने अभी वीडियो देखे हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई और 4 वीडियो, टोटल 5 वीडियो आपको देखने हैं। उन वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताना है। किसी भी एक जो हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके एड्रेस पर वो जो बुक है वो उन्हें गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।